तो गाइस होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इंफॉर्मेशन को अच्छे से देख लिया होगा और आज जो टॉपिक्स आपसे पूछे जाने वाले हैं उसकी तैयारी आप अच्छे से करके आ चुके होंगे। तो चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाक से टेस्ट को शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन मैंने टॉपिक दिया था बकायदा पढ़ने के लिए। अगर अच्छे से इस चीज को आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर मिल चुका होगा। तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन किसके द्वारा मूव कराया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। असेंबली के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को। कब पेश किया था, 13 दिसंबर 1946। ये जो दिन था, ये पहला सेशन हम लोग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का देखने को मिला था, 13 दिसंबर 1946। और ये रेजोल्यूशन कब पास हुआ था, 22 जनवरी 1947। तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी जो है वो थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होगी। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थे उसके अंदर सभी पावर्स और सभी अथॉरिटी इंडिया की कहां से आती है, क्या लिखा हुआ था, क्या सभी पावर और अथॉरिटी जो है इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, नहीं, पीपल ऑफ इंडिया से, यानी कि जो इंडिया के जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं इंडिया के, उनसे ये पावर मिलती है। तो ये चीज वहां पर लिखी गई थी, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी। तो ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में के अंदर मेंशन किया था कि इंडिया को जो भी पावर या इंडिया की जो भी अथॉरिटी मिलेगी वो कहां से मिलेगी, लोगों से, राइट, क्योंकि डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट जो होता है सेकंड वाला वो गलत हो जाता है। तीसरे स्टेटमेंट की बात की जा रही है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या ये मेंशन था कि बैकवर्ड क्लास ट्राइबल एरियाज को और माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना है, उनको सेव करना है, राइट, क्या लिखा था वहां पर, हाँ लिखा था। तो ये फर्स्ट और थर्ड ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड वाला जो था वो इनकरेक्ट था। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 1 और 3 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब देखिए एक और अगेन ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के मैंने बनाया हुआ है। आपको याद आ रहा होगा 3 दिन पहले भी मैंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा था पॉलिटी का। जब आपने टेस्ट दिया होगा तो आपको पता होगा कि जो प्रियम्बल एट प्रेजेंट जो हमारा प्रियम्बल है उसमें काफी सारी चीजें हम लोग को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की देखने को मिलती है। और या फिर यह भी कहा जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन है, मॉडिफाइड फॉर्म है, वो हमारा प्रियम्बल है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। इसके बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था, प्रीवियस टेस्ट में बताया भी था इसके बारे में, राइट। तो वैसे ही यहां पर पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो शब्द मेंशन्ड है तो उनमें से कौन से शब्द उठाकर प्रियम्बल में रखे गए, या फिर आप ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से उठाकर कौन सी चीजें प्रियम्बल में हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि कौन से शब्द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और प्रियम्बल के एक जैसे सिमिलर है। पहली बात करें सॉवरेन की, तो सॉवरेन क्या प्रियम्बल में नजर आता है, हाँ नजर आता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में सॉवरेन था, हाँ था, पहला करेक्ट है। दूसरा सोशल, सोशल प्रियम्बल में है शब्द, हाँ सोशल शब्द है प्रियम्बल में। क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था, हाँ था। सेक्युलर, सेक्युलर तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत ही होगा। तीसरा तो ऑटोमेटिकली गलत है, तीसरा गलत है, तो ये दोनों हो नहीं सकते, या तो इधर 1 और 5 होगा और या 1 और 2 होगा। और हमने देखा कि 1 और 2 है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा आंसर 1, 2 और 5 ही होना है, राइट। 5 जो है वो रिपब्लिक हम लोग को देखने को मिलता है, दोनों में ही है, प्रियम्बल में भी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी आपको दिखाई देगा। बट डेमोक्रेटिक जो है वो हमारे प्रियम्बल में है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में डेमोक्रेटिक शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये वाली क्लियरिटी भी रखो। तो 1, 2 और 5 इज द करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अच्छे से पढ़ा होगा, पढ़ने के लिए आपको काफी समय दिया गया था। कल रात से लेकर 12 बजे से लेकर अभी तक का तो आपके पास समय था ही पढ़ने का, तो अच्छे से पढ़ ही चुके होंगे आप, इतना ज्यादा समय था। हालांकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मुश्किल से 20-25 मिनट का टॉपिक है बस, वो उससे ज्यादा का नहीं है। इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट बता रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो लिखा है कि द कंट्री वेयर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट, एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा देश जिसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, राइट, वहां पर क्या पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होती है? जल्दी बताइए, क्या जनरली वहां पर पार्लियामेंट जो होती है वो सुप्रीम नहीं होती है क्या? यानी कि सबसे सुप्रीम बॉडी पार्लियामेंट नहीं होती है जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है? जल्दी से बताइए। दूसरे में लिखा है एक ऐसी कंट्री जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्या वहां पर जुडिशरी के पास काफी ज्यादा पावर होती है? वाइड पावर क्या जुडिशरी के पास होती है? क्योंकि जुडिशरी जो होती है वो पार्लियामेंट के एक्ट्स होते हैं और एग्जीक्यूटिव के जो एक्शंस होते हैं उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड डिक्लेयर कर देती है। क्या ऐसा है? हाँ है। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोनों ही करेक्ट होंगे, क्योंकि देखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे हमारी कंट्री, हमारी इंडिया का क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है? नहीं, हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी नहीं है। सेकेंडली
हमारी कंट्री के अंदर जुडिशरी को ज्यादा पावर दी जाती है, क्योंकि कई बार आपने देखा हुआ जुडिशरी क्या करती है, काफी सारे कानूनों को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। जैसे कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी या कमीशन, वो एक कानून नहीं बना था कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, तो उसने जुडिशरी ने क्या बोला, ये नल एंड वॉइड है। तो ऐसी चीजें समय समय पर जुडिशरी करती रहती है। ऐसे काफी सारे एग्जांपल, ये तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, राइट। 1 और 2 दोनों ही इसके करेक्ट आंसर होंगे, हालांकि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसके बारे में आपको आंसर पता होगा। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने आया, इसमें आपसे पूछा जा रहा है गलत, इनकरेक्ट चुनना है, आपको इनकरेक्ट चुनना है। अब देखिए पहले स्टेटमेंट दूसरे और तीसरे में से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है, फटाफट आंसर लिखकर बताओ। पहले में लिखा है क्या इंडिया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर इंडिया का है, क्या इंडिया के अंदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर है? तो नहीं, इंडिया के अंदर क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर या फिर क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर हमारे इंडिया का हम लोग को देखने को मिलता है, ना कि फेडरल स्ट्रक्चर। हालांकि दो गवर्नमेंट हम लोग क्या देखने को मिलती है, यानी कि दो अलग अलग यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, बट हमारे यहाँ दोनों के बीच में जो है वो काफी कनेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। दोनों अपार्ट नहीं है, बिल्कुल अलग अलग नहीं है, राइट, दोनों के बीच में कनेक्शन है। तो इसीलिए हमारी कंट्री जो है वो फेडरल कंट्री नहीं है, वो क्वाजी फेडरल है। तो ये चीज क्लियरिटी रखो। तो पहला हो गया गलत। दूसरे की बात करें, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर क्या यूजुअली रिजिड होता है? हाँ, रिजिड होता है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स का आप देखो, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स का रिजिड स्ट्रक्चर हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन का देखने को मिलता है। इसके अलावा तीसरे की बात करें, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हम लोग जानते हैं, इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। और इसमें क्या लिखा है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना का क्या मतलब होता है कि बेटर यूनियन और स्टेट्स के बीच में फंक्शनिंग के लिए क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए? नेसेसरली है कि वो फ्लेक्सिबल हो? तो नहीं, दोनों हो सकता है। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है, वो फ्लेक्सिबल भी है, और दोनों तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का हम लोग को देखने को मिलता है। देखो रिजिड इसलिए क्योंकि कई बार स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है बिल वगैरह को पास कराने के लिए, स्टेट के इंटरफेरेंस के साथ बिल जो है वो पास होता है, राइट। बट कुछ कुछ ऐसे बिल भी होते हैं, कुछ कुछ ऐसे कानून भी होते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी में पास करा दिए जाते हैं। तो इसमें गलत कौन सा होगा? तीसरा और पहला। तीसरा और पहला गलत है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 होगा क्या? नहीं, 1 और 3 होगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया। तो ऐसी चीजें जो है वो 2 बार देख लिया करो कि करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में प्रेशर में इतने रहते हैं कि ऊपर हम लोग देखते हैं इनकरेक्ट लिखा है, पहले समझ जाते हैं कि इसमें हम लोग को इनकरेक्ट टिक करना है, बट एंड में आते आते फटाफट हड़बड़ी में हम लोग करेक्ट को टिक करके आ जाते हैं, 2 को टिक करके आ जाते हैं और 1 और 3 को नहीं करते। तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। तो इसमें 2 बार क्वेश्चन को देख लेना, क्योंकि एक भी गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको पता है इसके बारे में। अब फटाक से तो 5वें क्वेश्चन का आंसर, यूनिटरी सिस्टम के बारे में बात हो रही है और फेडरल सिस्टम के बारे में बात हो रही है कि यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या जुडिशरी ज्यादा पावर एंजॉय करती है? फटाक से बताओ, यूनिटरी सिस्टम में क्या जुडिशरी के पास ज्यादा पावर होती है? न्यायपालिका के पास क्या अधिक शक्तिशाली हम लोग को न्यायपालिका देखने को मिलती है? नहीं, यूनिटरी सिस्टम जैसे कि यूके, ब्रिटेन का एग्जांपल लो आप, ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है, ना कि उसकी जुडिशरी के पास, ठीक है। तो जुडिशरी ज्यादा पावर एंजॉय नहीं करती है। पहला स्टेटमेंट हो गया अपना गलत, पहला गलत हो गया, तो ये पहला वाला तो नहीं होना है और ये वाला भी नहीं होना है, ठीक है। इसके अलावा बात करें फेडरल सिस्टम के अंदर क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है? हाँ होती है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखोगे फेडरल स्ट्रक्चर हम लोग को नजर आता है, वहां पर लेजिस्लेटिव भी अलग है, इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव भी इंडिपेंडेंट है और जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है। तो वहां पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। अब यहां पर इंडिया को फॉलो मत करना है, क्योंकि इंडिया फेडरल सिस्टम में नहीं आती, क्वाजी फेडरल में आती है, अभी हमने बात करी। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तीसरे की बात करें तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या स्टेट, कोई भी स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? तो देखो ऐसा नहीं है, स्टेट्स होती हैं बट स्टेट्स के अंदर पावर नहीं होती, यानी कि स्टेट्स को पावर नहीं दी जाती। स्टेट अलॉटेड रहती हैं बट उनको पावर नहीं होती। जो मेन जो पावर होती है वो किसके कंट्रोल में होती है? वो बेसिकली यूनियन के कंट्रोल में होती है, स्टेट्स को पावर नहीं दी जाती। उसमें ये चीज क्लियर रखना कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती है, राज्य एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट राज्यों को पावर नहीं दी जाती है। उनके लिए पावर जो बनाई जाती है यूनियन के द्वारा बनाई जाती है, और बेसिकली वहां पर स्टेट्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है दैट विल बी रॉन्ग, फर्स्ट और थर्ड इज रॉन्ग। अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड ओनली विल बी आवर करेक्ट आंसर। अब देखो गाइस, एक तरफ मेजॉरिटीज के बारे में लिखा हुआ है यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव और स्पेशल मेजॉरिटी, और उसके अपोजिट में लिखा हुआ है कि इसके बारे में कि क्या
मतलब जो है उनके फंक्शंस क्या, मतलब किस प्रकार की हैं ये, ठीक है। यानी कि ये मतलब स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ है। फटाफट बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो ये चारों ही बिल्कुल इसके करेक्ट आंसर हैं, ठीक है। छठवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चारों ही है। सातवें क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, दो स्टेटमेंट है, दोनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। क्या हेड ऑफ स्टेट रियल एग्जीक्यूटिव पावर एंजॉय करते हैं, क्या हमारे प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव पावर एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारे यहां पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारा है। तो क्या प्रेसिडेंट के पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है, नहीं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास होती है। बट जो रियल पावर जो होती है वो किसके हैंड में होती है, प्राइम मिनिस्टर के हैंड में, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हैंड में, राइट। तो ये चीज जो है वो आप लोग को क्लियरिटी इस प्रकार से भी होते हुए चलना है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के अंदर काम करते हैं, लेजिस्लेचर के अंडर हम लोग को देखने को मिलते हैं उनका काम, जैसे कि इंडिया के अंदर है, तो नहीं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यूएसए के अंदर हम लोग देखते हैं, क्योंकि यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिलता है। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी ये तीनों इंडिपेंडेंट है। बट इंडिया के अंदर हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया के अंदर, बट वहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो लेजिस्लेटिव जो है वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का एक लिंक देखने को मिलता है, और जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, राइट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट होगा वो गलत होगा, राइट, बोथ आर इनकरेक्ट। अब देखिएगा इस आठवें क्वेश्चन में फटाक से बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अगेन प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है, क्वेश्चन है। मतलब देखो यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट जो होते हैं और उनके जो मिनिस्टर होते हैं, क्या वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था तीनों ही इंडिपेंडेंट है। तो बिल्कुल ये करेक्ट इसका स्टेटमेंट है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं वो। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हम देखते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉपुलर हाउस के लिए रहती है। पॉपुलर हाउस क्या होता है, जिसको पता है पॉपुलर हाउस क्या होता है उसको इसका आंसर मिल गया होगा। पॉपुलर हाउस इज कॉल्ड लोकसभा, लोकसभा का दूसरा नाम है पॉपुलर हाउस। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। और राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा को अपर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, और राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर भी कहा जाता है, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग नाम भी आप लोग को इस प्रकार से भी पता होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, जैसे कि हमारा जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं, वो भी मैंने भी आपको एक्सप्लेन भी किया था। और दूसरी बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो पूरे लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो ये दो चीज हमारे इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉपुलर हाउस के लिए रहती है। तो करेक्ट आंसर विल बी 1 and 2, बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। फटाक से बताओ इन दोनों में से कौन सा करेक्ट स्टेट आंसर होगा। तो इंडिया ने क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, उनसे अपनाया है क्या ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम? हाँ बिल्कुल, इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से अपनाया है। और ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या यूनिटरी है या फिर फेडरल है? फटाक से बताओ। यूनिटरी है, तो ये वाली बात तो आप लोग को पता ही है। तो ये मैंने आपसे कहा भी था कि आप लोग को इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो वैसे ही ब्रिटेन के बारे में कुछ और बात की गई है। ब्रिटेन के हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं ब्रिटेन के अंदर, क्या वो पार्लियामेंट से इलेक्ट किए जाते हैं? फटाक से बताओ। और इंडिया के अंदर क्या मिनिस्टर जो होते हैं वो अपोजिशन पार्टी से भी चूज किए जा सकते हैं क्या? मिनिस्टर क्या अपोजिशन पार्टी से चूज किए जा सकते हैं इंडिया में? हाँ, चूज किए जा सकते हैं। इंडिया के अंदर जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो अपोजिशन पार्टी से भी मिनिस्टर को रख सकते हैं, अपोजिशन पार्टी के, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट और फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर मोनार्की हम लोग को देखने को मिलती है। उनकी जो हेड ऑफ स्टेट जो होती है वो मोनार्की, हेरिडिटी हम लोग को उसमें देखने को मिलती है, पता है आपको। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड, सिर्फ सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। और ये होगा हमारे 10 क्वेश्चंस, और 10 में से आपने जितना स्कोर किया है फटाक से अपना स्कोर लिखकर बताओ। और अगर ये टेस्ट आपको अच्छा लगा है, लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और 100 डेज का यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 को क्रैक करने का क्रैश कोर्स जो है वो हमारा अवेलेबल है। इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और कल की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करके आना। कई बार बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर टॉपिक्स कहां पे मिलेंगे, टॉपिक्स बता दो। टॉपिक्स के लिए ओनली करंट अफेयर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर जाकर आप ढूंढ लो। स्टार्टिंग में अगर आपने इस लेक्चर को शुरुआत में देखा होगा तो कुछ स्लाइड्स आई होंगी, बकायदा स्लाइड में सब कुछ इंफॉर्मेशन है यार, देख लो थोड़ा सा। अब चलो मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।